हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की प्रथम यूनिट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसके प्रथम लेक्चर में हम विद्युत आवेश और उसके गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को पढ़ चुके हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे लिखेंगे नॉट, जो इस सूत्र में नियतांक प्रयुक्त हुआ है उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। इसमें एप्सिलॉन नॉट ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, नियतांक है। नोट बेस में 0 लगा है इसलिए नोट लगा रहे हैं, और ये निर्वात के लिए यूज हुआ है। इसको कहेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। का मात्रक, इस राशि का मात्रक निकालने के लिए हम कूलाम के नियम का जो सूत्र हमें मिला उसको एप्सिलॉन नोट के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो एप्सिलॉन नोट को F से रिप्लेस करें 1/4 पाई के इंटू Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। इस सूत्र में अब ये पार्ट विमाहीन है, मात्रक विहीन है। Q1 Q2 का मात्रक कूलाम गुणा कूलाम यानी कि कूलाम की पावर 2, और F बल के लिए न्यूटन, दूरी R के लिए मीटर की पावर 2 है तो स्क्वायर। इस तरह एप्सिलॉन नोट की का मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नोट बराबर होगी 8.85 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें हमें ध्यान देना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होगा वो एप्सिलॉन नोट का रेसिप्रोकल होगा। एप्सिलॉन नोट का मात्रक है कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक इसी तरह हम एप्सिलॉन नोट की विमा कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सूत्र को पुनः लिखेंगे, मात्रक के बजाय विमा लिखेंगे। नंबर 3, हमने बताया था कि ये नियतांक विमाहीन भी है, इसको छोड़ देंगे। Q1 Q2 के लिए AT का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो स्क्वायर, और ये आया सूत्र Q बराबर IT से। इसमें I धारा, वैद्युत धारा, और T समय। वैद्युत धारा के लिए जो विमा हम यूज करते हैं वो कैपिटल A, और टाइम के लिए कैपिटल T। तो इस तरह Q के लिए AT का प्रयोग किया, AT Q1 के लिए, AT Q2 के लिए। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, या A की पावर 2 और T की पावर 2। या हम कहें कि A की विमा 2 और T की विमा 2। इसी तरह बल की विमा ML T-2, दूरी के लिए L2 हो जाएगा, क्योंकि दूरी के लिए L का हम प्रयोग करते हैं, और R की पावर 2 है तो L की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि L की विमा यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब हर को अंश में ले जाएंगे, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखिए, ये एज इट इज A2 T2, इसको ऊपर ले जाएंगे हम M-1 L-1 T+2, और यहाँ पर L-2, नीचे +2 है, ऊपर जाकर -2। रीअरेंज करेंगे, M केवल अकेला है और नहीं है, -1 L 2
माइनस के एक माइनस का, ये हो गए 3, t 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर की पावर हो गई 4a2। इस तरह एप्सिलॉन नॉट की विमा आ गई m-1 l-3 t4a2। ये हम कक्षा 11 में विमा वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद इस कांस्टेंट में एक और राशि हमें दिखाई दे रही है k। इसको कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। इसको डिफाइन करने के लिए सूत्र k बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट या f निर्वात अपॉन f माध्यम का सहारा लेंगे। माध्यम के परावैद्युतांक को दोनों में से किसी एक सूत्र की सहायता से हम डिफाइन कर सकते हैं। इस सूत्र के आधार पर इसको हम निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी कह सकते हैं। निरपेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक एक ही बात होती है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता व निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। या इस बलों के पदों में यदि हम परावैद्युतांक को डिफाइन करें, किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उत्पन्न बल, इसको कहेंगे F निर्वात। व उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में, इनके बीच कोई पदार्थ डाल दिया, पेपर डाल सकते हैं, प्लास्टिक डाल सकते हैं, लकड़ी डाल सकते हैं, कोई तेल डाल सकते हैं, ऑयल, कोई धातु रख सकते हैं, डालने पर उत्पन्न बल को कहेंगे F माध्यम। और इन दोनों को डिवाइड कर दे, जो मिलेगा उसको उस माध्यम का परावैद्युतांक कहेंगे। ये हुआ हमारा माध्यम का परावैद्युतांक। इसकी डेफिनेशन हो गई। इसकी वैल्यू की यदि हम बात करें तो k की वैल्यू वायु और निर्वात, हालांकि निर्वात के लिए एक होती है, वायु के लिए 1.000 समथिंग है, जिसको लगभग 1 के बराबर मान लिया गया है। इस प्रकार k बराबर 1 वायु या निर्वात के लिए, और k इक्वल टू इन्फिनिटिव अनंत होगी। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। ये वैल्यू के आधार पर ही हम कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये कंडक्टर्स के लिए है, यानी कि चालकों के लिए है, या कहे कि मेटल्स के लिए है, क्योंकि जितनी भी मेटल्स है, जितनी भी धातु है, वो सब चालक होती है, गुड कंडक्टर्स होती है। उन सब के लिए k की वैल्यू इन्फिनिटिव यूज करेंगे। जितने भी कुचालक पदार्थ होंगे उनकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और परावैद्युत या कहे कि कुचालक पदार्थों के लिए। इस तरह ये कूलाम के नियम के सूत्र में जो नियतांक प्रयुक्त हुआ, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा नियतांक होगा। अब आगे देखते हैं हम, जो इसमें महत्वपूर्ण है वह है कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये कूलाम के नियम का हमने सिंपल रूप पढ़ा, जिसमें दिशा की कोई बात नहीं करी, क्योंकि हमें पता है कि बल जो है वो सदिश राशि है, और जब हम किसी सदिश राशि का अध्ययन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जब तक दिशा की बात ना की जाए वो अधूरा है। इसलिए कूलाम का नियम सदिश स्वरूप में बजाय साधारण स्वरूप के अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम कई कार्टेशियन प्लेन कंसिडर करते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जेड एक्सिस यदि कंसिडर करेंगे तो जस्ट बाहर की ओर, जिसको हम इस तरह से यहाँ दिखा सकते हैं। तो सिंपल फॉर्म में हम केवल 2 एक्सिस लेके चल रहे हैं। ये जेड एक्सिस को डिनाई कर रहे हैं। कोई 2 चार्ज इस स्पेस में है, इसको कहेंगे Q1, इसको कहेंगे Q2।
इस Q1 की स्थिति को इस मूल बिंदु के सापेक्ष दर्शाने वाला वेक्टर सदिश R1, जिसको Q1 का स्थिति सदिश कहेंगे। इसी तरह Q2 की स्थिति को दर्शाने वाला वेक्टर सदिश R2, जो इनकी पोजीशन या स्थिति को निर्धारित कर रहा है, या कहे कि Q1 का विस्थापन सदिश R1 और Q2 का विस्थापन सदिश R2 है। इसमें हमने मान लिया पहले कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है। ये चीज़ कब पॉसिबल है? जब दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि पता है कि पॉजिटिव 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 होगा, या दोनों नेगेटिव हो तब भी ये पॉजिटिव होगा। और कोई राशि पॉजिटिव है इसका मतलब वो 0 से बड़ी है। Q1 Q2 यानी कि दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो। ऐसी कंडीशन में हम आवेशों के गुण में पढ़ चुके हैं कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो यहाँ भी प्रतिकर्षण होगा। मतलब ये आवेश इस पर बल लगा रहा है बाहर की ओर, और ये इस पर बल लगाएगा बाहर की ओर। इस तरह आवेश Q1 पर जो फोर्स लगी इसको लिखेंगे F12। ये सफिक्सेज को ध्यान से समझिए। जो पहले लिखा हुआ है उस पर बल है, जो बाद में लिखा है उसके कारण है। F1 यानी कि Q1 पर बल, 2 2 के कारण, Q2 के कारण, इसको लिखेंगे हम F12। इसी तरह इधर की हम बात करें, आवेश Q2 पर जो बल लगेगा उसको हम लिखेंगे F21। अब बात करते हैं दूरियों की। आवेश Q1, इसको नीचे लिख लेते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं। Q1 का Q2 के सापेक्ष विस्थापन सदिश ये कहलाएगा R12, और Q2 का Q1 के सापेक्ष विस्थापन सदिश ये होगा R21। इस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर की, दोनों सदिशों की लंबाई समान है, मतलब परिमाण समान है, तो होगा भी क्योंकि दूरी R है, परिमाण दोनों का समान है, दैट इज R। दिशाएं अपोजिट है, विपरीत है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर R12 है वो R12 है, वो R21 का अपोजिट वेक्टर है, ये हम लिख सकते हैं। कि किसी भी सदिश को, सपोज ये सदिश A है, इसको 180 डिग्री रोटेट करा दूं तो ये -A कहलाएगा। ठीक, इसी तरह ये R21 लेफ्ट टू राइट है, तो -R21 राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, और राइट टू लेफ्ट है R12। इस तरह R12 बराबर हो गया -R21 के। यहाँ तक समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज़ इसमें ये सफिक्सेज ही है, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद आती है जो इसमें महत्वपूर्ण है, वो एकांक सदिश। एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, केवल दिशा बताता है। जैसे R21 है, इसका एकांक सदिश हमें निकालना है, तो इसके ऊपर कैप लगाएंगे, R21। इस वेक्टर R21 को इसके परिमाण R21 से डिवाइड कर दे। जैसे कोई बल लगा हुआ है 20 न्यूटन पूर्व दिशा में, इसका परिमाण F केवल होगा 20 न्यूटन, मैथमेटिकल वैल्यू, इससे कट गया, वैल्यू आ गई 1, तो ये 1 न्यूटन पूर्व दिशा में, वैल्यू 1। मात्रक भी यहाँ पे कट गया है तो न्यूटन की बात भी नहीं करेंगे, केवल परिमाण 1 आ गया, लेकिन दिशा वही होगी जो इस वेक्टर की होगी। इस तरह किसी भी वेक्टर की यदि हमें एकांक सदिश से उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर को उसके परिमाण से डिवाइड कर देना है।
और वो उस वेक्टर की दिशा को व्यक्त करेगा। अब इस तरह Q1 आवेश पर Q2 के कारण, सपोज दो आवेश है हमारे पास में Q1 और Q2, आवेश Q1 पर बल 2 के कारण लिखेंगे F12, ऊपर एरो लगाएंगे चूँकि वेक्टर है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमने पढ़ा है, ये जनरल फॉर्म में पढ़ा है, चूँकि यहाँ पर सदिश रूप में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सदिश रखना पड़ेगा, इस वेक्टर फॉर्म में इसको डेनोट करना पड़ेगा। 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष जो वेक्टर डेनोट कर रहा है वह है R12, तो यहाँ लिखेंगे R12, लेकिन यहाँ पे तो केवल परिमाण आ रहा है, वर्क कर रहे हैं। दिशा के लिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमें इसका लिखना पड़ेगा R12 कैप, मतलब इसकी दिशा ये R12 कैप निर्धारित करेगा। ठीक इसी तरह F21 आवेश 2 पर 1 के कारण बल बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R 21 स्क्वायर इंटू R 21 कैप। दोनों बल हम देखें तो परिमाण में इक्वल दिखाई दे रही है, लेकिन दिशा जो निर्धारित कर रहे हैं ये R12 और R21 व्यक्त कर रहे हैं, और दोनों ही वेक्टर जस्ट अपोजिट है, मतलब दोनों की दिशाएं अपोजिट है, दोनों विपरीत समांतर बल हो गए। या कहे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ 21 है, हमने देखा R12 और R21 का जो परिमाण है वो इक्वल है, बराबर है। अब इसकी जगह हम ये लिख दें या इसकी जगह ये लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम 21 की जगह 12 स्क्वायर लिख देते हैं। अब बात आती है इस वेक्टर की, तो ये वेक्टर तो ऑलरेडी जस्ट अपोजिट है। R21 यहाँ पर देखें, R21 माइनस R21 है बराबर R12 के, इसका उल्टा भी होगा, यानी कि R21 बराबर होगा माइनस R12 के, और इसमें माइनस पहले ले ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये चीज़ हमने लिखा। अब ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों सेम है, और इसकी वैल्यू है F12, तो इस तरह F21 बराबर हो गया माइनस F12, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का वेल नोन नियम, आप सब पढ़ चुके। हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में आता है यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, यानी कि Q1 Q2 लेस देन 0, मतलब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा। दोनों ही कंडीशन में लेस देन 0 होगा। सपोज दो चार्ज Q1 और Q2, इनमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच आकर्षण बल होता है, यानी कि Q1 पर जो फोर्स लगेगी वो Q2 की ओर लगेगी, और इसको लिखेंगे F12। F1 पहले आवेश पर, 2 दूसरे के कारण, इसी तरह दूसरे पर 1 के कारण तो 2 1। अब बात करें इनके स्थिति सदिश की, तो स्थिति सदिश के लिए हम यूनिट वेक्टर मात्र यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये 1 से Q1 ऊपर लिख लेते हैं, Q2 यहाँ लिख लेते हैं, 1 से 2 की ओर है, तो यहाँ लिखेंगे हम R21, Q2 का 1 के सापेक्ष यूनिट वेक्टर R21, और होगा कहाँ, उल्टा पढ़ेंगे 1 से 2 की ओर। इसी तरह Q1 का Q2 के सापेक्ष वो होगा R12, और दिशा होगी 2 से 1 की ओर। तो दो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गए, R21 कैप और R12 कैप। R12 कैप 2 से 1 की ओर है,
R2 कैप 1 से 2 की ओर है। अब बात करें हम F12 की, जो कि फर्स्ट केस में हम पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अब यहाँ पर दिशा के लिए जो इंडिकेट करेंगे हम वो यूनिट वेक्टर R, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 होना चाहिए। अब 1 2 यदि हम यहाँ लेंगे तो दोनों की दिशा विपरीत होगी। अब इसकी दिशा में करने के लिए इसको जस्ट अपोजिट कर दो, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं -R12 कैप। अब -R12 कैप देखें तो हम किसके इक्वल है, R21 के, ये R21 कैप के इक्वल है। यानी कि हम कहें कि F12 की जो दिशा है वो R21 की दिशा में है। इसी तरह F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू -R21 कैप। R21 का जस्ट अपोजिट ये इधर था, इधर हो जाएगा। F21 और -R21 दोनों एक दिशा में हो गए, तो F21 की जो दिशा होगी वो -R21 की दिशा में होगी, और ये -R21 कैप जो यूनिट वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर R12 कैप के इक्वल है, R12 कैप की दिशा में है। इस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्स एक दूसरे की ओर लग रही है, मतलब यदि विपरीत आवेश है तो उनके बीच में आकर्षण बल होगा। तो इस कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप से जो हमें दो बातें महत्वपूर्ण पता लगी, वो पहली कि दोनों आवेशों के बीच जो बल है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, अर्थात दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, बराबर है। दूसरा जो पता लगा वो दोनों ही बल या कहे कि स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं, कारण कि दोनों आवेश पे जो बल लग रहा है वो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जस्ट अपोजिट लग रहा है। ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, इस केस में ऐसे लग रहा है, लेकिन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीपल चार्ज के बीच फोर्स, बहुल आवेशों के बीच बल। एक अभी तक हमने पढ़ा दो आवेशों के बीच बल, अब सपोज करिए कि बहुत से आवेशों का एक ग्रुप है, एक्स एक्सिस वाई अक्ष, मूल बिंदु से यहाँ पर कोई आवेश है Q2, इसका स्थिति सदिश R2। इसी तरह यहाँ पर कोई आवेश है Q1, इसका स्थिति सदिश R1। यहाँ पर कोई सदिश है आवेश है Q3 और इसका स्थिति सदिश R3। इसी तरह यहाँ पर कोई आवेश है Qn, इसका स्थिति सदिश है Rn। तो इस Q1 पर जो बल होगा, कुल बल होगा, वो इन अन्य आवेशों के कारण इस Q1 आवेश पर जो बल लग रहा होगा, इंडिविजुअल बल लग रहे हैं, उन सब के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब पहले आवेश पर यदि हम बल निकालें तो 1 पर 2 के कारण प्लस F1 पर 3 के कारण प्लस 1 पर 4 के कारण, और हमने नहीं लिया तो यहाँ पर हम कह देंगे एंड सो ऑन, F1 पर n के कारण n चार्ज। इस तरह किसी एक आवेश पर जो बल होगा, कुल बल लग रहा होगा, वो अन्य आवेशों के द्वारा आरोपित व्यक्तिगत बलों के सदिश योग के बराबर होगा, जो कि अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से जाना जाता है। इसमें हम वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और यहाँ पर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस एंड सो ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप।
इसमें कॉमन हम देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ गया, बाकी बचा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस एंड सो ऑन Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। तो ये नेट फोर्स का सूत्र आ गया। इसी तरह यदि हमें निकालना होता, अब ये जो 1 2 2 1 क्या है, इसको लिखेंगे R12, 1 का 2 के सापेक्ष विस्थापन सदिश 2 से 1 की ओर होगा, ये 2 से 1 की ओर होगा। इसी तरह यहाँ पर 3 से, तो ये फोर्स इसके अलोंग ये हो गई F12। इसी तरह 3 ये कहेंगे R13, ये फोर्स होगी F13। इसी तरह इस NH चार्ज के कारण इसको लिखेंगे R1n और इसको लिखेंगे F1n। इस तरह इन सब सदिशों का परिणामी सदिश हम निकाले, योग निकाले, तो 1 पर रिजल्टेंट फोर्स निकल आती है। ये अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र। तो कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई एक आवेश, हालांकि यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो एक परीक्षण आवेश की बात करेंगे, एक टेस्ट चार्ज की बात करेंगे, वास्तव में उसका एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होगा, अस्तित्व कुछ नहीं होगा, केवल कल्पना मात्र है, और उसको हम हमेशा पॉजिटिव मान कर चलेंगे। यदि कोई आवेश किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो रेखाएं खींची जाती है वो वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। वैद्युत बल रेखाएं खींचने के लिए जो हम बात कर रहे थे अभी, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, उसकी हेल्प लेंगे। तो धन आवेश के निकट कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पर रखा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो है वो धन आवेश से ऐसा लगेगा जैसे कि बाहर निकल रही हो, दूर जा रही हो, धन आवेश से ओरिजिनेट हो रही हो, उत्पन्न हो रही हो। इस तरह यदि वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो धन आवेशित है। इसके जस्ट अपोजिट ये ऋण आवेश है, तो हेल्प हम उसी की लेंगे परीक्षण आवेश की। परीक्षण आवेश कहीं भी हम रखेंगे, ये सब अपनी ओर खींचेगा तो इसके पथ को फ्री हैंड से मिलाने वाली लाइन वैद्युत बल रेखा कहलाएगी। ये ऐसा लगेगा जैसे कि इसके केंद्र की ओर आ रही हो। इस तरह हम देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश पर उसके केंद्र से बाहर की ओर और ऋण आवेश पर ऐसा लगता है कि जैसे उसके केंद्र पर आकर मिल रही हो। दूसरा नियम, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे हुए धन आवेश पर बल की दिशा को व्यक्त करेगी। सपोज ये कोई लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रही है, इस बिंदु पर हम धन आवेश रखें तो इस पर जो बल की दिशा को दर्शाएगी, फोर्स को दर्शाएगी, ये स्पर्श रेखा होगी इस बिंदु पर। यानी कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे बल की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा इसी से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण है कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। सपोज ऐसे काट दिया, ये काट दिया,
तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा तो इसकी खींची जा रही है, एक स्पर्श रेखा इसकी खींची जा रही है। एक ही आवेश पर बल की दो दिशाएं हो रही है, जो कि संभव नहीं है, असंभव है। इसका मतलब साफ है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तीसरा पॉइंट इसमें आता है, चौथा पॉइंट आता है कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। जैसे समझो एक रबर बैंड से दोनों को बांध दिया हो, एक आवेशीय सपोज धन आवेश और एक आवेशीय ऋण आवेश। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न हुई, ऋण आवेश पर समाप्त हुई। ऐसा लगेगा जैसे दोनों एक दूसरे को खींच रहे हो। वैद्युत बल रेखा लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है और इसी कारण विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती है। यदि ऐसा ना होता तो ये रबर बैंड ऐसा मान लो तो लाइन ऐसे आगे होती है, ये लाइन ऐसे आ जाती, क्योंकि नहीं आ रही। ऐसा नहीं आता प्रैक्टिकली, जब हम इनको ड्रा करते हैं तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हो रहा है। इसका मतलब लंबाई के लंबवत दिशा में ये दूर हटने का प्रयास कर रही है। सपोज ये धनावेश, इससे बल रेखा निकलेगी, इससे बल रेखा निकलेगी, तो ये ऐसे दूर हटने का प्रयास कर रही है, ऐसे दूर हटने का प्रयास कर रही है। और इसी कारण समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो ये बात हुई हमारी वैद्युत बल रेखाओं की। नेक्स्ट टॉपिक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा वो हम पढ़ेंगे। तो आप बल युग्म को अवश्य पढ़ के आए, इसमें महत्वपूर्ण है। 9th-10th में आप पढ़ चुके होंगे। बल युग्म क्या होता है कमेंट में बता सकते हो। ओके, थैंक यू।